कल्पना कीजिए कि एक इंसान महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। अच्छा। और दूसरा व्यक्ति सिर्फ 40,000। अब आम गणित के हिसाब से देखा जाए तो 10 साल बाद 1 लाख कमाने वाले के पास कहीं ज्यादा संपत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन असल जिंदगी में कई बार नजारा बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब 10 साल बाद पता चलता है कि वो 1 लाख कमाने वाला इंसान ईएमआई और कर्ज के भारी बोझ तले दबा हुआ है। हाँ, ये बहुत आम बात है। और वहीं वो 40,000 कमाने वाले व्यक्ति ने अपना एक बहुत ही आरामदायक घर बना लिया है और उसके पास अच्छी खासी बचत भी है। गणित के हिसाब से ये असंभव लगता है, लेकिन हमारे आसपास हर रोज ऐसा ही होता है। आखिर क्यों? ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आते हैं कि अगर पैसे की समस्या है तो उसका एक ही समाधान है, बस ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दो। सही बात है, सबको यही लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर मामलों में वित्तीय संघर्ष या कह लें गरीबी सिर्फ कम आमदनी का नतीजा नहीं होती। ये अक्सर हमारी उन छोटी छोटी रोजमर्रा की खराब आर्थिक आदतों का परिणाम होती है, जिन पर कोई ध्यान भी नहीं देता। और आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र बिल्कुल यही है। हम इस विषय की पूरी तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी और रिसर्च मौजूद है वो इस बात को बहुत ही ठोस तरीके से साबित करती है कि इंसान की वित्तीय स्थिति उसकी आय से ज्यादा उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। बिल्कुल, व्यवहार ही सब कुछ तय करता है। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन वित्तीय गलतियों पर ज्ञान बांटना नहीं है। हम इन गलतियों और इनसे बचने के तरीकों को एक 30 दिन के फाइनेंशियल चैलेंज और एक डेली हैबिट ट्रैकर में बदलने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया अप्रोच है ना? ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी कमाता हो, अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सके। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब आखिर ऐसे कितनी लोग हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं फिर भी महीने के आखिरी हफ्ते में हमेशा पैसों के तंगी से जूझते रहते हैं। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा जाए और जीवन में लागू किया जाए। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि वित्तीय बर्बादी कभी भी अचानक नहीं आती। अच्छा। हाँ, जैसे एक बड़ा पेड़ रातों रात नहीं गिरता ना, उसे दीमक अंदर ही अंदर सालों तक खोखला करती है। वैसे ही छोटी छोटी और बिल्कुल अनदेखी की गई गलतियां आपस में मिलकर एक बहुत ही खतरनाक वित्तीय चक्र बना देती हैं। बाप रे! ये रोजमर्रा की आदतों का एक धीमा जहर है। लोग इस भ्रम में रहते हैं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्हें गरीब बनाएगा, लेकिन असल में छोटे छोटे खर्चों का रिसाव एक बड़े जहाज को डुबाने के लिए काफी होता है। तो चलिए इस 30 दिन के चैलेंज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती जो कि इस पूरी वित्तीय बर्बादी की सबसे बड़ी जड़ मानी गई है वो बहुत ही बुनियादी है, अपने खर्चों का हिसाब न रखना। हाँ, ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। तो हमारा डे 1 से लेकर डे 30 तक का पहला ट्रैकर यहीं से शुरू होता है, जिसे रोज के खर्चों की ट्रैकिंग कहा जाता है। बिल्कुल, बिना ट्रैकिंग के लोग सिर्फ अपने अनुमान या अंदाजे के भरोसे जिंदगी जीते हैं। और मानव मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह काम करती है कि इंसान हमेशा अपने खर्चों का कम ही अंदाजा लगाता है। मतलब लोग सोचते हैं कि उन्होंने कम खर्च किया है। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प मेंटल अकाउंटिंग बायस होता है। इंसान को महीने भर पहले खरीदा गया एक 5,000 का जूता तो एकदम याद रहता है। हाँ, वो तो याद रहेगा ही। लेकिन जो वो रोज 100 रुपए के छोटे छोटे खर्च करता है ना, वो दिमाग से पूरी तरह मिट जाता है, हवा हो जाता है एकदम। 100 रुपए कैब या ऑटो के किराए में लग गए। सुनने में ये बहुत ही मामूली और रोजमर्रा का खर्च लगता है। कोई भी इस पर 2 बार नहीं सोचेगा। लेकिन यही तो धोखा है। रोज का सिर्फ 300 रुपए। इंसान सोचता है अरे 300 रुपए ही तो है, इतने तो कोई भी खर्च कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इस छोटे से रिसाव को पूरे महीने के नजरिए से देखें तो ये 300 रुपए रोज का खर्च महीने के अंत में 9,000 रुपए बन जाता है। 9,000 रुपए। और सबसे डरावनी बात यह है कि महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट में सैलरी आती है। हाँ। और 25 तारीख तक इस 9,000 रुपए के गायब होने का किसी को एहसास तक नहीं होता। पता ही नहीं चलता पैसे गए कहाँ। और इसका सीधा असर ये होता है कि बचत करना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। एकदम। जब किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि पैसा जा कहाँ रहा है, तो वो उस रिसाव को रोकेगा कैसे? ये एक तरह का वित्तीय अंधापन है। तो हमारे 30 दिन के चैलेंज का पहला नियम ये बनता है, हर दिन का खर्च, चाहे वो 10 रुपए का बिस्किट हो या 1,000 रुपए का पेट्रोल, उसे एक डायरी, एक्सेल शीट या किसी भी साधारण मोबाइल ऐप में दर्ज करना है और फिर हर हफ्ते के अंत में उसकी समीक्षा करनी है। बिल्कुल।
लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या सच में हर एक चाय के कप का हिसाब रखना व्यवहारिक है? क्या मतलब? मतलब अगर कोई इंसान दिन भर काम करके थका हारा घर लौट रहा है, तो क्या वो सच में ऐप खोलकर 10 रुपए की चाय का हिसाब लिखेगा? क्या ये माइक्रो मैनेजमेंट या हद से ज्यादा रोक टोक नहीं हो गई? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ज्यादातर लोग ट्रैकिंग शुरू करने से पहले यही सोचते हैं। शुरुआत में बड़ा झंझट लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है, कम से कम पहले 30 दिनों के लिए तो बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, प्रबंधन की दुनिया को एक बहुत ही मशहूर नियम है, जो मापा जाता है वही मैनेज किया जाता है। जो मापा जाता है वही मैनेज किया जाता है। बिल्कुल। जब तक किसी चीज का ठोस डेटा सामने नहीं होगा, उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। यहाँ उद्देश्य इंसान को कंजूस बनाना नहीं है, बल्कि उसे बस आईना दिखाना है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से जोड़ूं, हाँ। तो बिना खर्च को ट्रैक किए अपनी आर्थिक जिंदगी जीना बिल्कुल बिना फ्यूल गेज वाली गाड़ी चलाने जैसा अरे वाह, क्या बात है ना? हाँ, गाड़ी तो चल रही है, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं है कि पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा और गाड़ी किस अनजान सड़क पर अचानक बंद पड़ जाएगी। ये बहुत ही सटीक एनोलॉजी है। ये 30 दिन की ट्रैकिंग की आदत दरअसल उसी वित्तीय अंधेपन को जागरूकता में बदल देती है। जब लोग पहली बार 30 दिनों तक अपना एक एक खर्च पूरी ईमानदारी से लिखते हैं ना, तो उन्हें जो डेटा मिलता है वो अक्सर उनके होश उड़ा देता है। मैं सोच सकती हूँ। उन्हें एहसास होता है कि जो पैसा वे समझ रहे थे कि जरूरी चीजों पर खर्च हो रहा है, वो असल में ऐसी चीजों पर जा रहा था जिनकी उन्हें कोई खास जरूरत ही नहीं थी। होश उड़ाने वाला डेटा। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि 30 दिन पूरे हो गए और किसी व्यक्ति के सामने उसके खर्चों का असली कच्चा चिट्ठा आ गया। ठीक है। अब अगला तार्किक कदम क्या होना चाहिए? उसे उस डेटा के आधार पर एक बजट बनाना चाहिए। लेकिन लोग यहीं पर अपनी दूसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो बजट बनाते तो हैं, लेकिन एक ऐसा बजट जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर होता है। बिल्कुल सही कहा। जब लोग अपना बेवजह का खर्च देखते हैं ना, तो वे बहुत ज्यादा अपराध बोध से भर जाते हैं। गिल्ट होता है उन्हें। गिल्ट की वजह से। हाँ, और उस अपराध बोध को मिटाने के लिए वे एकदम से बहुत सख्त नियम बना लेते हैं। वे अपनी वर्तमान जीवन शैली के बिल्कुल विपरीत एक कठोर बजट तैयार कर लेते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की आय 30,000 रुपए है। ठीक है। अब वो रातों रात एक आदर्श इंसान बनने का फैसला करता है और बजट बनाता है। 10,000 रुपए सीधे किराए के लिए, 10,000 रुपए एकदम कठोर बचत में जाएंगे। और बचे 10,000? हाँ, और उस बचे हुए 10,000 में से वो सोचता है कि पूरे महीने का राशन और खाने पीने का खर्च सिर्फ 2,000 रुपए में निकाल लेगा। ये पूरी तरह से अवास्तविक है। बिल्कुल। आज की महंगाई में पूरे महीने का पौष्टिक खाना 2,000 रुपए में कैसे आ सकता है? ये गणित के हिसाब से असंभव है। इंसान अक्सर भविष्य के लिए बजट बनाते समय ये मान लेता है कि उसका भविष्य का स्वरूप कोई मशीन होगा। मशीन होगा मतलब जिसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, जिसे कभी दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन नहीं करेगा, या जिसके घर कभी कोई मेहमान नहीं आएगा। अरे हाँ, ये तो है। ऐसे बजट में त्योहारों, अचानक आने वाले खर्चों या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी जाती। ये तो बिल्कुल एक क्रैश डाइट की तरह हो गया। हाँ, एकदम क्रैश डाइट। है ना? जैसे लोग वजन कम करने के लिए अचानक से सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं और सिर्फ उबली हुई सब्जियों पर आ जाते हैं। शुरू के 2-4 दिन तो बड़ा गजब का जोश रहता है, लेकिन फिर भूख और लालसा बर्दाश्त नहीं होती। और फिर क्या होता है? एक दिन उनका संयम टूटता है और वे वापस अपनी पुरानी आदतों पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि पहले से भी ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं। बजट को तो एक दिशा दिखाने वाला गाइड होना चाहिए, इंसान को दी जाने वाली कोई सजा नहीं। बहुत सही बात कही। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो समझ आएगा कि कैसे एक अवास्तविक और हद से ज्यादा सख्त बजट सीधे तौर पर इंसान को वापस उसी अनियंत्रित खर्च की ओर धकेल देता है। मनोविज्ञान इसे फॉल्स होप सिंड्रोम कहता है। फॉल्स होप सिंड्रोम? हाँ, जब इंसान अपने ही बनाए हुए असंभव नियमों पर खरा नहीं उतर पाता ना, तो उसमें हताशा भर जाती है। वो खुद को असफल मानने लगता है और फिर वही होता है, एक दिन वो सोचता है छोड़ो यार, बजट मेरे बस की बात नहीं है, और वो पूरी प्रक्रिया को ही हमेशा के लिए बीच में छोड़ देता है। इसीलिए हमारे हैबिट ट्रैकर का दूसरा नियम है वीकली हैबिट, द रियलिटी चेक। बिल्कुल। जो बजट बनेगा वो भविष्य के किसी ख्याली परफेक्ट इंसान के लिए नहीं होगा। वो उस वास्तविक और कच्चे डेटा पर आधारित होना चाहिए जो पहले 30 दिनों के ट्रैकिंग से मिला है। एकदम सही। अगर डेटा कहता है कि बाहर खाने पर 5,000 खर्च होते हैं, तो बजट में उसे अचानक से शून्य नहीं किया जा सकता।
उसे धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य रखना होगा। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इसमें लचीलापन होना चाहिए। एक बहुत अच्छी सलाह ये है कि बजट में हमेशा 5 से 10% का एक बफर रखना चाहिए। ये बफर हिस्सा बेहद जरूरी है। ये वो पैसा है जो बिना किसी खास योजना के बस इसलिए रखा गया है ताकि अगर कोई अनपेक्षित खर्च आ जाए, जैसे मान लो गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या किसी दोस्त के जन्मदिन का तोहफा लेना पड़े, तो पूरा महीने का बजट ना बिगड़े। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को शांत और नियंत्रण में रखता है। चलिए अब इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 30 दिन तक अपने खर्च ट्रैक कर लिए। ठीक है। फिर उसने अपने पुराने खर्चों को देखकर एक बहुत ही वास्तविक बजट बनाया, बफर भी रखा और महीने के अंत में सफलता से 10,000 रुपए बचा भी लिए। बहुत बढ़िया। अब उसे लगता है कि उसने तिजोरी में पैसे रखकर अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है। लेकिन क्या सिर्फ पैसे बचाना काफी है? लोग पैसे बचाने के बावजूद लंबी अवधि में गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि यहीं पर एक अदृश्य चोर सेंध लगा देता है। अदृश्य चोर मतलब हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती, महंगाई की अनदेखी करना। बिल्कुल। महंगाई को अक्सर अर्थशास्त्र में संपत्ति का शांत दुश्मन कहा जाता है। ये कोई शोर नहीं मचाती, कोई दरवाजा नहीं तोड़ती, लेकिन ये लगातार हर दिन हमारे जमा किए हुए पैसों की असली कीमत को कम करती रहती है। अगर हम रोजमर्रा की चीजों को ही देखें, जैसे दूध, मान लीजिए आज 1 लीटर दूध 50 रुपए का आ रहा है। ठीक है। इंसान सोचता है कि उसने 50 रुपए बचा लिए तो भविष्य के लिए 1 लीटर दूध सुरक्षित कर लिया। लेकिन अगर हम सिर्फ 6% की सामान्य महंगाई दर को भी मानकर चलें, तो 10 साल बाद उसी 1 लीटर दूध की कीमत 90 से 100 रुपए के बीच होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तिजोरी में रखा पैसा तो अपनी जगह उतना ही है, लेकिन उसकी ताकत, उसकी कुछ भी खरीदने की क्षमता आधी रह गई है। और यही बात बड़ी रकम पर भी लागू होती है, जो कि ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति अपनी सालों की मेहनत से आज 10 लाख रुपए जमा करता है और उसे बैंक के किसी साधारण खाते में छोड़ देता है। वो सोचता है कि 20 साल बाद जब बेटी की शादी होगी या रिटायरमेंट होगा तो ये 10 लाख बहुत काम आएंगे। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। असली क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। वो रकम कागज पर तो 10 लाख ही दिखेगी, लेकिन उसकी असली कीमत आज के 4-5 लाख के बराबर ही रह जाएगी। और यही वो मुख्य कारण है कि भविष्य के लक्ष्य अचानक बहुत महंगे लगने लगते हैं। इंसान सोचता है, मैंने तो सही योजना बनाई थी, फिर पैसे कम क्यों पड़ गए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव मस्तिष्क वर्तमान को समझने के लिए बना है। मतलब हम आज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग आज की छोटी सुरक्षा या खुशी को भविष्य के अदृश्य खतरे से ज्यादा अहमियत देता है। इसे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में भी देखा जा सकता है। इंसान का दिमाग हमेशा से ऐसा रहा है कि जो आज मिल रहा है उसे ले लो, कल किसने देखा है? सही बात है। इसीलिए महंगाई का धीमा असर दिमाग को खतरे की घंटी नहीं बजाता। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी जा सकती है। बिना सही जगह निवेश किए सिर्फ पैसे बचाना बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से दौड़ने जैसा है। अरे हाँ, एकदम सही है ना? इंसान भागता तो बहुत तेज है, पसीना भी बहाता है, मेहनत पूरी करता है, लेकिन वो आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ता। वो उसी जगह पे खड़ा रहता है। क्या यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, हर महीने पैसे बचाते हैं, लेकिन जब काम करने की उम्र खत्म होती है तो वे खुद को आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर पाते हैं? बिल्कुल। वो महंगाई को अपने वित्तीय समीकरण में शामिल करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए ये समस्या केवल पैसा कमाने या उसे बचाने की नहीं है, बल्कि उस बचाए हुए पैसे को समय के साथ एक सही दर से बढ़ाने की है। तो हमारे ट्रैकर का तीसरा नियम, जो कि एक मासिक आदत होनी चाहिए, हर महीने एक इन्फ्लेशन ग्रोथ रिव्यू करना। बहुत जरूरी कदम है ये। इसका मतलब यह है कि हर इंसान को यह जांचना चाहिए कि उसका पैसा महंगाई की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है या नहीं। सिर्फ गुल्लक या बचत खाते में पैसे रखना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी बाजार या ऐसे साधनों में निवेश की आदत डालनी होगी जो लंबी अवधि में महंगाई को मात दे सकें। ये कदम इंसान को एक निष्क्रिय बचतकर्ता से एक सक्रिय निवेशक बनाता है। निवेश करने का सीधा मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना, ताकि जब इंसान आराम कर रहा हो ना, तब भी उसका पैसा उसके लिए मेहनत कर रहा हो। अब आते हैं एक ऐसे जाल पर
जो आज के समय में लगभग हर घर की कहानी बन चुका है। जरा सोचिए, जब महंगाई की वजह से चीजें महंगी लगने लगती हैं, या जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली को तुरंत अपग्रेड करना चाहता है। हाँ, मान लिए नया फोन चाहिए, बड़ी टीवी चाहिए, या दोस्तों के साथ महंगी ट्रिप पर जाना है, हाँ। लेकिन उसकी असली आमदनी उस खर्च की इजाजत नहीं देती, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो सबसे आसान रास्ता चुनता है। बिल्कुल, वो सबसे आसान और लुभावना रास्ता चुनता है, और वो रास्ता है क्रेडिट, यानी उधार। ये हमारी चौथी गलती है, और ये सबसे खतरनाक जाल का निर्माण करती है। आज के दौर में क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर वाली एप्स और आसान ईएमआई तक जो पहुंच हो गई है ना, वो एक तरह से अभिशाप बनती जा रही हैं। ये व्यवस्था लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। जब इंसान नकद पैसा देता है तो उसे एक मनोवैज्ञानिक दर्द होता है, जिसे पेन ऑफ पेइंग कहते हैं। हाँ, कैश देते वक्त तो बहुत दर्द होता है। बिल्कुल, लेकिन क्रेडिट कार्ड उस दर्द को सुन्न कर देता है। सामान आज मिल गया और पैसे देने का दर्द भविष्य पर टल गया। और यही आज की खुशी कल का दर्द वाला फॉर्मूला भारी पड़ता है। एक बहुत ही आम नज़ारा देखते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी सेल के दौरान क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपए का कोई नया गैजेट ले लिया। ठीक है। उस वक्त तो बड़ा मजा आया, उसने सोचा कि धीरे धीरे चुका देंगे। लेकिन जब बिल आता है और वो पूरा बिल नहीं चुका पाता, तो उस पर ऐसा भारी ब्याज लगता है कि समय के साथ वो 20,000 की चीज असल में 25 या 30,000 रुपए तक की पड़ जाती है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्र जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। कर्ज का जाल। हाँ, कर्ज का जाल। इंसान पहले अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है, फिर उस खर्च को पूरा करने के लिए उधार लेता है, उस उधार पर भारी ब्याज चुकाता है, और फिर उस ब्याज को चुकाने के चक्कर में उसके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता, तो वो रोजमर्रा के खर्चों के लिए फिर से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है। ये एक अंतहीन लूप बन जाता है। बाप रे। लेकिन यहाँ एक बहस भी है। क्या क्रेडिट का होना ही अपने आप में कोई बुरी बात है? कई लोग तर्क देते हैं कि क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, क्रेडिट स्कोर बनता है, इमरजेंसी में काम आता है। तो क्या उधार हमेशा गलत है? हाँ, नहीं, उधार या क्रेडिट अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। ये एक टूल है, एक औजार है। जैसे एक हथौड़े से कील भी ठोकी जा सकती है और अपना हाथ भी फोड़ा जा सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपनी आय का हिस्सा समझने लगते हैं। अगर बैंक ने 1 लाख की लिमिट दी है, तो लोग सोचते हैं कि उनकी खर्च करने की क्षमता 1 लाख बढ़ गई है। बिल्कुल, क्रेडिट एक टूल होना चाहिए, कोई आदत नहीं। हमारे हैबिट ट्रैकर का ये चौथा और अंतिम नियम है क्रेडिट डिसिप्लिन, यानी उधार पर अनुशासन। बहुत सही। इसका इस्तेमाल केवल तभी होना चाहिए जब वो खर्च पहले से बजट में शामिल हो। और सबसे जरूरी बात, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल हर महीने की ड्यू डेट से पहले चुकाना। ये तो सबसे अहम नियम है। लोग अक्सर एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे बिल में लिखे न्यूनतम देय या मिनिमम ड्यू की छोटी सी रकम देखकर खुश हो जाते हैं। वे उसे चुकाकर सोचते हैं कि बैंक का काम हो गया, खाते में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। और यही वो फंसते हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उस मिनिमम अमाउंट के पीछे बैंक बचे हुए पूरे पैसे पर 30 से 40% तक का भारी भरकम सालाना ब्याज लगा रहा होता है। ये एक तरह की वित्तीय आत्महत्या है। साथ ही उन बेवजह की ईएमआई से भी बचना चाहिए जो अक्सर नो कॉस्ट बोलकर बेची जाती हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। इंसान को सोचना चाहिए कि क्या आज की ये आसान दिखने वाली ईएमआई उसके भविष्य की आजादी को छीन रही है? बिल्कुल। क्योंकि जब एक व्यक्ति की अगले 3 या 5 साल की आय पहले से ही टीवी, फ्रिज या फोन की ईएमआई के रूप में किसी और के नाम पर तय हो चुकी है, तो उस व्यक्ति के पास वित्तीय आजादी बची ही कहाँ? सही बात है। ये कर्ज का चक्र सीधे तौर पर मानसिक तनाव पैदा करता है और भविष्य की सुरक्षा के लिए की जाने वाली बचत को पूरी तरह निगल जाता है। तो हमने इन चारों बड़ी गलतियों और उनके पीछे के मनोविज्ञान पर विस्तार से चर्चा कर ली। हाँ। पहली गलती, खर्चों का हिसाब न रखना, जिससे इंसान वित्तीय अंधेपन का शिकार होता है। दूसरी, अपराध बोध में आकर अवास्तविक बजट बनाना, जिससे इंसान जल्दी हार मानकर वापस पुराने ढर्रे पर आ जाता है। बिल्कुल। तीसरी, महंगाई को नजरअंदाज करके सिर्फ पैसे बचाना, जिससे संपत्ति की ताकत कम हो जाती है। और चौथी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट पर हद से ज्यादा निर्भर होना, जिससे इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है। एकदम सही समरी दिया आपने। जब ये चारों चीजें एक साथ किसी व्यक्ति की जिंदगी में मिलती हैं ना, तो इनका संयुक्त प्रभाव बहुत ही भयानक होता है। लंबे समय तक चलने वाली गरीबी और जीवन भर का आर्थिक संघर्ष
कोई संयोग नहीं, बल्कि इन्हीं 4 गलतियों का परिणाम होता है। हाँ, ये एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो दिखने में तो छोटी आदतों से बनी होती है, लेकिन समय के साथ ये इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान को कभी आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इन सारी बातों और सिद्धांतों को समेटकर उस 30 दिन के चैलेंज और दैनिक ट्रैकर को एक स्पष्ट रूपरेखा में कैसे रखा जाए? अगर इस खतरनाक चक्र को तोड़ना है, तो इसके 4 स्पष्ट और व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। पहला कदम है पूरी जागरूकता। अगले 30 दिनों तक बिना एक भी दिन चूके अपना हर एक खर्च, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ट्रैक करना। ठीक है। दूसरा कदम है वास्तविक योजना। उस पहले महीने के कच्चे डेटा को सामने रखकर एक ऐसा लचीला बजट बनाना जो असल में काम करे, ना कि सिर्फ कागज पर अच्छा लगे। बिल्कुल। तीसरा कदम है स्मार्ट निवेश। महंगाई को अपना दुश्मन मानकर अपने बचाए हुए पैसों को सही जगह लगाना, ताकि वह समय के साथ बढ़ सके। हाँ। और चौथा कदम है नियंत्रित क्रेडिट उपयोग। उधार की आदतों पर लगाम लगाना और मिनिमम ड्यू के जाल से हमेशा बाहर रहना। अगर कोई भी इंसान, उसकी आमदनी चाहे कुछ भी हो, इन 4 स्पष्ट कदमों का पूरी ईमानदारी से पालन करे, तो वो बहुत ही कम समय में आर्थिक संघर्ष से बाहर निकलकर वित्तीय स्थिरता की ओर एक ठोस और मजबूत कदम बढ़ा सकता है। बिल्कुल बढ़ा सकता है। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि इंसान की वित्तीय सफलता इस बात से तय नहीं होती कि वो महीने का 50,000 कमाता है या 5 लाख। वो सफलता पूरी तरह से उस व्यक्ति की आदतों, उसके वित्तीय अनुशासन और उसकी आर्थिक जागरूकता से आकार लेती है। ये बिल्कुल सच है। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात ये है कि ये गलतियां भले ही कितनी भी आम हों और इन्हें सुधारने में शुरुआत में कितनी भी मुश्किल क्यों ना है, लेकिन ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं है। इन्हें रोका जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में नई आदतें अपनाकर अपना वित्तीय भविष्य बदल सकता है। सुधार हमेशा संभव है। बिल्कुल संभव है। और जैसा कि हमने एकदम शुरुआत में बात की थी कि 1 लाख कमाने वाला कर्ज में डूबा है और 40,000 कमाने वाला आज़ादी से जी रहा है। हाँ, हमारी बैंक स्टेटमेंट या हमारा अकाउंट बैलेंस अक्सर सिर्फ हमारी आय की तस्वीर नहीं दिखाता, वो कुछ और ही कहानी बयां करता है। सही बात है। जो बातें आज हमने समझी, वे एक बहुत ही गहरे सच की ओर इशारा करती हैं कि आर्थिक तंगी या गरीबी अक्सर लगातार की जाने वाली वित्तीय गलतियों का ही एक संचयी परिणाम है, जबकि संपत्ति और अमीरी लगातार किए गए छोटे छोटे वित्तीय अनुशासनों का नतीजा है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो सीधे जहन में आता है और जिस पर हर इंसान को आज रात सोने से पहले गहराई से विचार करने की जरूरत है। अगर हमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति सिर्फ और सिर्फ हमारी रोजमर्रा की छोटी आदतों का ही एक परिणाम है, तो क्या हमारा बैंक बैलेंस हमारे कमाए हुए पैसों का नहीं, बल्कि हमारे आत्मनियंत्रण, हमारे धैर्य और हमारे चरित्र का असली आईना है? बहुत गहरी बात है। अगर सिर्फ 1 महीने का कठोर अनुशासन, वो 30 दिन का हैबिट ट्रैकर हमारे आने वाले कई दशकों की शांति और आज़ादी तय कर सकता है, तो क्या रोज की वो छोटी छोटी 50 रुपए की चाय की प्यालियां या क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई वो चंद पल की खुशियां सच में उस जीवन भर की आज़ादी की कीमत चुकाने लायक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने रोज के फैसलों में छुपा है।